नमस्ते बच्चों, वेलकम टू एनसीईआरटी क्लिनिक। आज इस वीडियो में हम जीओसी का एक बहुत मज़ेदार टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है बेसिक नेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। और इस टॉपिक में मैं ये कवर करूँगा कि कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे कि कोई मॉलिक्यूल बेस है या नहीं है, और अगर बेस है तो फिर उनके स्ट्रेंथ को हम कैसे कंपेयर करेंगे। तो जनरली आप जेडबल ले लो, आप नीट ले लो, जनरली से क्वेश्चन इस टॉपिक से होता है। और एक रिक्वेस्ट भी है आपसे कि अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि और लोगों के पास ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस मजेदार टॉपिक को। तो आज का हमारा टॉपिक है बेसिक नेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब देखो, इस टॉपिक को पढ़ने के पहले एक चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि ये बेस क्या होता है। जब तक आप बेस को आइडेंटिफाई नहीं करोगे आप क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं कर पाओगे। जैसे अगर कोई क्वेश्चन देके चार ऑप्शन दिया गया, पूछेगा कौन मैक्सिमम बेसिक है या कौन सबसे लिस्ट बेसिक है या क्या इनका ऑर्डर है, तो पहले हमें उन्हें पहचानना तो पड़ेगा कि इसमें कोई बेस है भी या नहीं है। तो सबसे पहला काम हमारा क्या है, हम आइडेंटिफाई करेंगे कि बेस कौन है। तो सबसे पहला है आइडेंटिफिकेशन आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेस। ठीक है। अब ऑर्गेनिक बेसेस जो होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, लुईस बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, लुईस बेस बोलते हैं। और जो लुईस बेस होते हैं इनका एक ही काम है, क्या करना, डोनेट करना। क्या डोनेट करता है, तो ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। अब पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो होना चाहिए ना। तो बेस को पहचानने का सिंपल सा एक ट्रिक है, फंडा है, कॉन्सेप्ट है कि जिसके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब क्वेश्चन है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके पास मिलता है, तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिलता है लोन पेयर के पास, या किसके पास मिलता है, नेगेटिव चार्ज के पास। तो अगर किसी भी एटम के पास अगर लोन पेयर है या नेगेटिव चार्ज है तो वो बेस होगा। जैसे सपोज मैं बोलूंगा कि मेरे पास एक मॉलिक्यूल है NH3। अब ये बेस है या नहीं है, तो हम सभी को पता है कि नाइट्रोजन जब 3 बॉन्ड बनाता है तो उसके पास एक लोन पेयर मिलता है, और लोन पेयर है तो ये एक बेस होगा। ठीक है। अब कोई बोले कि CH4 बेस है कि नहीं है, तो CH4 में कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है, और जब कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है तो उसके सारे जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो खत्म हो चुके हैं। और जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही खत्म हो गया है तो लोन पेयर कहाँ से आएगा, तो इसके पास 0 लोन पेयर होता है। इसका मतलब CH4 एक बेस नहीं हो सकता। अब मान लो इसके जगह पे अगर मैं पूछता हूँ कि CH3 माइनस बेस है कि नहीं है, तभी मैंने बोला जिसके पास भी नेगेटिव चार्ज है उसके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो इसके पास 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये क्या है, ये बेसिक होगा। ठीक है। और एक एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो मेरे पास अल्कोहल की बात करता हूँ। ठीक है। अब अल्कोहल में जो ऑक्सीजन है वो 2 बॉन्ड बना रहा है, और जब ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है तो उसके पास 2 लोन पेयर होता है। तो लोन पेयर है मतलब ये बेस होगा। बात समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, जिसके पास लोन पेयर है वो बेस है। कोई बोलेगा मेरे पास थायो अल्कोहल है, तो सल्फर तो ऑक्सीजन का ही बड़ा भाई है। अगर 2 बॉन्ड में ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होता है तो सल्फर के पास भी 2 लोन पेयर होगा 2 बॉन्ड के साथ। इसका मतलब सल्फर भी क्या है, एक बेस की तरह काम करेगा। अब कोई बोलता है कि मेरे पास CH3O C2H5 है। ठीक है। CH3O C2H5 है तो यहाँ भी ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो ये भी एक बेस होगा, बेस की तरह काम कर सकता है। मैं बोल रहा हूँ बेस की तरह काम कर सकता है। अब स्ट्रॉन्ग है वीक है ये बात का बात है। मेरे पास सपोज एरोमेटिक अमाइन है, मैं एनिलीन का एग्जांपल ले लेता हूँ। अब यहाँ पे नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है बिकॉज नाइट्रोजन 3 बॉन्ड ही बना रहा है। जब तक नाइट्रोजन 4 बॉन्ड ना बनाए, पॉजिटिव चार्ज लेके ना आए, तब तक उसके पास लोन पेयर होता है। तो ये कंपाउंड जो है वो बेस होगा। अब मान लो कोई बोलता है कि मेरे पास NH4+ है, तो NH4+ में नाइट्रोजन के पास 0 लोन पेयर है, तो ये बेसिक नहीं होगा, ये बेस नहीं होगा। एक एग्जांपल और लेते हैं। मेरे पास
एनिसॉल है, PHOCH3। अब इसमें ऑक्सीजन के पास फिर से 2 लोन पेयर है, तो ये भी क्या होगा, बेस होगा। तो ये तरीका है बेस को पहचानने का। तो जब भी आपके पास कोई बेसिक क्वेश्चन आए, सबसे पहला काम आपका क्या है, डोनर एटम ढूंढो कि कौन सा एटम है जो इस मॉलिक्यूल में बेस का काम करेगा। अगर वो आप आइडेंटिफाई कर लिए तो आपने 50% क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब क्वेश्चन है कि अगर स्ट्रेंथ कंपेयर करना है, स्ट्रेंथ कंपेयर करना है तो डोनर एटम ढूंढने से केवल सॉल्व नहीं होगा। अब डोनर एटम को देखना पड़ेगा कौन है, क्या इफेक्ट लग रहा है, ये चेक करना पड़ेगा। तो डोनर एटम हो सकता है ऑक्सीजन हो, डोनर एटम हो सकता है नाइट्रोजन हो, डोनर एटम हो सकता है सल्फर हो। तो ये आइडेंटिफाई जब करोगे तो उसमें 2 केसेस है। डोनर एटम जो है वो सेम ग्रुप का एलिमेंट है या फिर वो सेम पीरियड का एलिमेंट है, ये आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। जैसे सपोज एग्जांपल लेता हूं कि मेरे पास CH3OH है, मेरे पास CH3NH2 है। अब इनके मुझे बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना है। तो मैंने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि यहाँ ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, यहाँ पे नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, तो लोन पेयर है तो ये तो बेसिक होगा। अब मैंने ये भी साथ में आइडेंटिफाई करना है कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन कहाँ का एलिमेंट है, तो ऑक्सीजन नाइट्रोजन सेम पीरियड का एलिमेंट है। तो सेम पीरियड का एलिमेंट होगा तो कुछ अलग कॉन्सेप्ट लगेगा। यहीं पे अगर क्वेश्चन होता कि नहीं CH3OH है और साथ में CH3SH है, इनका कंपेयर करके बताओ, तो CH3SH और CH3OH में जो डोनर एटम है वो ऑक्सीजन और सल्फर है। तो ऑक्सीजन सल्फर का जब आएगा तो कॉन्सेप्ट क्या लगेगा, सेम ग्रुप का कॉन्सेप्ट लगेगा। तो पहला काम था डोनर एटम पहचानना। दूसरा काम है डोनर एटम को आइडेंटिफाई करना कि ये कौन से ग्रुप के हैं या कौन से पीरियड के हैं। देखो ये अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो हो सकता है क्वेश्चन बहुत सिंपल तरीके से बन जाए। ठीक है, हो सकता है किसी इफेक्ट का जरूरत ही ना पड़े आपको। लेकिन एक बार आपने ये इफेक्ट आइडेंटिफाई नहीं किया तो फिर क्वेश्चन यहीं पे गलत होने का चांसेस ज्यादा हो जाएगा। तो अभी मैंने बोला आपका डोनर एटम सेम ग्रुप का है या सेम पीरियड का है। अगर आपका डोनर एटम सेम ग्रुप का है, तो अगर सेम ग्रुप का है तो हम कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि डाउन द ग्रुप जब जाते हैं तो साइज इंक्रीज होता है। और जब साइज इंक्रीज होता है तो उस केस में जो इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी होता है डोनर एटम के पास वो घट जाता है। मतलब ये सोचो कि एक ये स्फीयर है, एक ये स्फीयर है और ये एक ये स्फीयर है। ठीक है, मान लो स्फीयर है नहीं है लेकिन कोई बात नहीं, मान लो स्फीयर है। इन सबके पास एक एक लोन पेयर है। अब जब इस इलेक्ट्रॉन को आप पूरे स्फीयर पे सोचो कि डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो जितना छोटा स्फीयर होगा उतना ज्यादा उसका वॉल्यूम कम होगा और डेंसिटी ज्यादा होगा। तो अगर मैं चार्ज डेंसिटी की बात करूं, यहाँ पे अगर कोई बोले चार्ज डेंसिटी की क्या बात कर रहे हो, तो चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू चार्ज, और सबके पास तो 2 इलेक्ट्रॉन का ही चार्ज है, मतलब 2e चार्ज होगा डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इसका सबसे कम है, इसका सबसे वॉल्यूम ज्यादा है। जितना वॉल्यूम ज्यादा होगा उतना डेंसिटी क्या होगा, कम होगा। और जितना चार्ज का डेंसिटी कम होगा, जिसको आप डोनेट करने वाले हो, जिसको आप देने वाले हो, अगर उसी का डेंसिटी कम है, इसका मतलब है आपका डोनेटिंग टेंडेंसी भी कम होगा। तो जब डाउन द ग्रुप जाते हैं तो साइज बढ़ता है, साइज बढ़ने से इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी घटता है। क्यों? बिकॉज आपका वॉल्यूम इंक्रीज होता है। और जब चार्ज डेंसिटी घटता है तो आपका बेसिक नेचर भी घटेगा, आपका बेसिक नेचर भी घट जाएगा। बस समझ में आया? तो अगर एलिमेंट सेम ग्रुप को हो तो डाउन द ग्रुप आपका बेसिक नेचर कम हो जाएगा। जैसे अभी क्वेश्चन था CH3OH, CH3OH एंड CH3SH कौन ज्यादा बेसिक है? तो अभी मैंने क्या बोला था, डोनर एटम पहचान लो। तो कौन है? ऑक्सीजन और सल्फर है। तो ऑक्सीजन सल्फर में ऑक्सीजन ऊपर की तरफ है, नीचे में सल्फर है, नीचे जा रहे हैं, बेसिक स्ट्रेंथ क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। तो आप खुद ही बता सकते हो कि कौन ज्यादा बेसिक होगा। तो अल्कोहल जो होता है वो ज्यादा बेसिक होता है थायो अल्कोहल से। पॉइंट समझ में आया? एक और एग्जांपल बताता हूँ। मान लो मेरे से पूछा गया है कि NH3 और PH3 में कौन ज्यादा बेसिक है। अब NH3 में लोन पेयर नाइट्रोजन पे है, PH3 में लोन पेयर कहाँ पे है? फॉस्फोरस में है। अब नाइट्रोजन फॉस्फोरस का अगर पोजीशन देखें
तो नाइट्रोजन फॉस्फोरस डाउन द ग्रुप जाएंगे, साइज बढ़ेगा, चार्ज डेंसिटी घटेगा, बेसिक नेचर भी घटेगा। तो नाइट्रोजन फॉस्फोरस में कौन ज्यादा बेसिक है? नाइट्रोजन। इसका मतलब है NH3 PH3 से ज्यादा बेसिक है। ये पॉइंट क्लियर हो जाना चाहिए। अगर नहीं है तो एक बार रिवाइज करके देख लो कि अगर एलिमेंट सेम ग्रुप का है, अगर एलिमेंट सेम ग्रुप का है तो आपको क्या करना है? देखना है पोजीशन, जो ग्रुप में जितना नीचे होगा वो उतना लेस बेसिक होगा। ठीक है। और दूसरा पॉइंट क्या था? अगर सेम पीरियड का हुआ तो अगर आपका एलिमेंट सेम पीरियड का है, अगर आपका एलिमेंट सेम पीरियड का है तो ऐसा होता है कि पीरियोडिक टेबल में जब इस डायरेक्शन में जाते हैं मतलब अलोंग द पीरियड जाते हैं, और इसको मैं ग्रुप बोल रहा हूं। तो ग्रुप का तो मैंने बता दिया। पीरियड की तरफ देखते हैं, जब अलोंग द पीरियड जाते हैं, इस डायरेक्शन में जाते हैं, इस डायरेक्शन की बात कर रहा हूं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ता है। और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है? छीनने का टेंडेंसी है, इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी है। और बेसिक नेचर जो होता है वो इलेक्ट्रॉन देने का टेंडेंसी है। दोनों अपोजिट नेचर है। तो जब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ेगा तो आपका बेसिक नेचर क्या हो गया? आपका बेसिक नेचर क्या हो जाएगा? घट जाएगा। जैसे अभी मैंने एग्जांपल बोला था कि मेरे पास वाटर है और NH3 है। अब वाटर में किसके पास लोन पेयर है? तो वाटर में ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है। और NH3 में किसके पास है? नाइट्रोजन के पास है। अब अगर मैं इन दोनों को अरेंज करूं, चलो एक एग्जांपल और ले लेते हैं, इसमें हम HF को भी डाल देते हैं। HF में फ्लोरीन है, फ्लोरीन के पास 3 लोन पेयर होता है। अब इनमें अगर इन एलिमेंट्स को मैं अरेंज करूं तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, ऑक्सीजन का 8 है और फ्लोरीन का 9 है। लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इंक्रीज हो रहा है, तो आप खुद ही बोल सकते हो इनका बेसिक नेचर क्या होगा? बेसिक नेचर डिक्रीज होगा। तो अलोंग द पीरियड लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो बेसिक नेचर घट जाता है। तो बोल सकते हैं इनमें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन होगा? तो NH3 होगा। तो बोल सकते हैं NH3 इज मोर बेसिक। उसके बाद कौन आएगा? ऑक्सीजन वाला, दैट इज वाटर। और उसके बाद कौन आएगा? HF। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे अगर आपका एलिमेंट जो है वो सेम पीरियड का है। एक एग्जांपल मैं और बताता हूं। मान लो मेरे पास H2S है, मेरे पास HCl है, मेरे पास PH3 है। वैसा ही लॉजिक फिर से है। डोनर एटम इज सल्फर, डोनर एटम इज क्लोरीन, डोनर एटम इज फॉस्फोरस। कभी नंबर ऑफ लोन पेयर मत काउंट करना कि एक की जगह 2 हो गया तो ज्यादा बेसिक होगा, 2 की जगह 3 हो गया तो ज्यादा बेसिक होगा। नहीं, आपको एटम देखना है, नेचर होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन होने से मैं नहीं दे दूंगा। मेरे पास पैसा है, मैं पैसा किसी को नहीं दे दूंगा जब तक मेरा नेचर ना हो देने वाला। ठीक है। तो मेरा नेचर है कि लोगों का मैं पैसा छीन लूं, और मेरे पास तो पैसा आ ही गया किसी का छीन के, अब मैं डोनेट थोड़ी ही कर दूंगा, मेरा नेचर ही नहीं है देने का। तो सल्फर क्लोरीन के पास ज्यादा लोन पेयर है, इसका मतलब ये नहीं वो ज्यादा बेसिक हो जाएंगे। बात समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? तो फॉस्फोरस अगर मैं अरेंज करूं लेफ्ट टू राइट तो फॉस्फोरस 15 है, सल्फर 16 है, क्लोरीन 17 है। इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होगा? इंक्रीज होगा। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इंक्रीज होगा तो बेसिक नेचर घट जाएगा। तो बोल सकते हैं जो PH3 है वो ज्यादा बेसिक होगा किससे? H2S से। और ये किससे ज्यादा बेसिक होगा? HCl से। तो आई थिंक आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि अगर डोनर एटम डिफरेंट होगा तो हम क्या करेंगे। ठीक है। तो 2 पॉइंट था। सबसे पहला पॉइंट था आइडेंटिफाई करो कि बेस होने के लिए क्या होना चाहिए, तो लोन पेयर होना चाहिए और नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरा, आपका जो डोनर एटम है वो कहाँ का है? सेम ग्रुप का है, सेम पीरियड का है। तो ग्रुप में जाएंगे, डाउन द ग्रुप बेसिक नेचर, डाउन द ग्रुप बेसिक नेचर क्या होता है? घट जाता है। लेफ्ट टू राइट भी जाएंगे तो बेसिक नेचर क्या हो जाएगा? घट जाएगा। ठीक है। अब कोई ये भी तो बोल सकता है अरे सब में अगर सेम हो गया तो, ठीक है। तो अगर आपका डोनर एटम सेम हो गया, ठीक है, तो उसका लॉजिक क्या है? अगर आपका डोनर एटम सेम हो गया तो उसका लॉजिक मैं आपको बताता हूं, सुनो। एक मेरे पास है CH3NH2, ठीक है। दूसरा मॉलिक्यूल मेरे पास है PHNH2, ठीक है। ये क्वेश्चन है
इन दोनों में मुझे बेसिक नेचर कंपेयर करना है, ए और बी में। अब लॉजिक क्या है, तो नाइट्रोजन यहाँ पे डोनर एटम है और यहाँ भी डोनर एटम कौन है, नाइट्रोजन। तो अगर आपका डोनर एटम सेम हो, डोनर एटम क्या है, अब सेम है, पिछले दो एग्जांपल से डिफरेंट है, डोनर एटम इज सेम। तो अगर डोनर एटम सेम है तो हम एक चीज चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे कि मेरा जो लोन पेयर है वो लोकलाइज्ड है या डीलोकलाइज्ड है। ठीक है, मेरा जो लोन पेयर है वो लोकलाइज्ड है या डीलोकलाइज्ड है। तो जैसे यहाँ पे इस वाले एग्जाम्पल में देखा जाए तो यहाँ पे कोई रेजोनेंस नहीं है इस वाले एग्जाम्पल में, तो ये क्या बोलूंगा, लोकलाइज्ड है। ठीक है, और ये जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो ये क्या बोलूंगा मैं, डीलोकलाइज्ड है। और जब कोई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड होता है तो उसका इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी घट जाता है, बिकॉज वो एक से ज्यादा एटम के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। रेजोनेंस होने का मतलब ही क्या होता है, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर। तो जब कोई लोन पेयर एक से ज्यादा एटम के बीच में घूमेगा तभी तो वो डीलोकलाइज्ड होगा। तो जब आपका इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी घटता है तो ऑब्वियस सी बात है आपका बेसिक नेचर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, आपका बेसिक नेचर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो एक पॉइंट बना सकते हैं कि अगर डोनर एटम मेरा सेम है तो लोकलाइज्ड वाले डीलोकलाइज्ड वाले से ज्यादा बेसिक होते हैं, लोकलाइज्ड वाले डीलोकलाइज्ड वाले से ज्यादा बेसिक होते हैं। और जनरली जो ऑर्गेनिक में क्वेश्चन आते हैं उसमें डोनर एटम सेम वाला ही क्वेश्चन जनरली ज्यादा आता है। ठीक है, तो अब हो गया लोकलाइज्ड और डीलोकलाइज्ड। अब हो सकता है सारे डीलोकलाइज्ड हो सकता है सारे लोकलाइज्ड हो, या मिक्सचर हो सकता है। अब अगर लोकलाइज्ड और डीलोकलाइज्ड का मिक्सचर दे या एक ही तरह का क्वेश्चन दे, अब हमें फोर्थ टाइप का क्वेश्चन मिलेगा जिसमें हमें इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अब इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स का क्या मतलब है वो सुनो। मान लो यहाँ पे एक डोनर एटम है, एन ही मान लेता हूं कि एन के पास यहाँ पे डोनर एटम है और यहाँ पे एन के साथ एक ग्रुप जी अटैच्ड है। ठीक है, अब जी का जो नेचर है कि ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग का मतलब है ये इलेक्ट्रॉन इसको देगा, नाइट्रोजन को देगा। और जब जी इलेक्ट्रॉन देगा नाइट्रोजन को, मतलब नाइट्रोजन के पास जो इलेक्ट्रॉन है वो और ज्यादा हो जाएगा, तो बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। ऑब्वियस सी बात है इंक्रीज होगा। मेरे पास मान लो कुछ रुपए है, मान लो मेरे पास 10,000 रुपए है और किसी मेरे दोस्त ने मेरे को 2,000 रुपए और दे दिया, तो मेरे पास तो 12,000 रुपए हो गया ना। तो इलेक्ट्रॉन वैसे ही सोचो कि मेरे पास इलेक्ट्रॉन था, किसी ने मुझे और थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन दे दिया, चाहे वो जिस भी फेनोमेनन से दे, तो उस केस में क्या होगा, मेरे पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। वॉल्यूम तो अभी भी मैं वही लेके घूम रहा हूँ, बिकॉज नाइट्रोजन तो नाइट्रोजन ही है। तो आपका वॉल्यूम सेम रह गया लेकिन चार्ज बढ़ गया, इसका मतलब आपका डेंसिटी बढ़ेगा। और जब चार्ज डेंसिटी बढ़ेगा तो आपका बेसिक नेचर भी क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग जो ग्रुप है वो बेसिक नेचर को इंक्रीज करता है। अब सबसे पहला पॉइंट है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन है, तो इसके अंदर में कौन आ जाएगा, तो इसके अंदर में आ जाएगा प्लस आई इफेक्ट आएगा, इसके अंदर प्लस एच इफेक्ट आएगा और इसके अंदर प्लस एम इफेक्ट आएगा। अब ये एक अलग ही टॉपिक है, अगर आपने पढ़ा है तो ठीक है, नहीं तो मैं इस पे वीडियो डालूंगा। अगर आपको इस पे वीडियो चाहिए तो मुझे आप कमेंट में बताना, मैं आपके लिए जरूर वीडियो बनाऊंगा। तो अगर कभी भी किसी डोनेटिंग ग्रुप के साथ, डोनेटिंग मतलब बेसिक एटम के साथ अगर ये इफेक्ट लग गया तो बेसिक नेचर बढ़ जाएगा। अब इसका उल्टा सोचो कि अगर जो जी है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता, ठीक है, अगर ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता तो उल्टा इफेक्ट होगा। अब जी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और जब इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो जो भी एन था, मान लो मैं यहाँ पे फिर से एक डायग्राम बनाया, तो जी जो है अब एन से इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, अपनी ओर खींच रहा है। और जब इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी कम हो जाएगा। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था कि मेरे पास 10,000 रुपीज है, अब दोस्त मेरे से को पैसे देने के जगह पे मेरे से पैसा लेके चला जाए, जो कि अक्सर होता है, दोस्त पहले पैसे ही लेते हैं,
ठीक है, दोस्त आपसे हमेशा पैसा ही लेके जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी जब घटता है तो इलेक्ट्रॉन आपका कम हो जाएगा, और जब इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा तो आपका बेसिक नेचर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अब कोई बोलेगा ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कौन है, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग के कैटेगरी में कौन आएगा, इसी का उल्टा ले लो, माइनस वाले ले लो, माइनस आई, माइनस एम, और माइनस एच भी ले सकते हो। बट हमारे एनसीईआरटी में माइनस आई और माइनस एम ही ज्यादा है, इसलिए मैं इन्हीं दो की बात करूंगा। तो इतना क्लियर हो गया कि अगर डोनर एटम सेम है और एक ही कैटेगरी का है, मतलब मान लो सारे डीलोकलाइज्ड है, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग वाले आपका बेसिक नेचर कम कर देंगे और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग वाले आपका बढ़ा देंगे। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या देखा, मैं उसको एक जगह पॉइंट लिख देता हूं कि अलोंग द पीरियड बेसिक नेचर घट जाता है, क्यों, बिकॉज इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इंक्रीज होता है। डाउन द ग्रुप बेसिक नेचर डिक्रीज होता है, क्यों, बिकॉज साइज इंक्रीज हो जाता है। जब डोनर एटम डिफरेंट था, और अगर डोनर सेम है, अगर डोनर सेम है तो लोकलाइज्ड डीलोकलाइज्ड से ज्यादा होंगे। ठीक है, और दूसरा पॉइंट, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इंक्रीजेस बेसिक नेचर, एंड तीसरा पॉइंट, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप डिक्रीजेस बेसिक नेचर। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट पे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग का मैंने एग्जांपल बोल ही दिया, प्लस आई, प्लस एच, प्लस एम। अब अगर कंप्लीट ऑर्डर लिखना ही है इनके बेसिस पे, तो मैं ऐसे बोल देता हूं, बेसिक नेचर के केस में सबसे ज्यादा प्लस एम इंक्रीज होगा, फिर प्लस एच इंक्रीज होगा, फिर प्लस आई इंक्रीज होगा, उसके बाद नो इफेक्ट, मतलब आप पे कोई इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट काम नहीं कर रहा, उसके बाद माइनस आई, माइनस एच और माइनस एम। माइनस एम सबसे ज्यादा कम करेगा और प्लस एम आपका सबसे ज्यादा बढ़ा के देगा। तो इस लॉजिक पे ही क्वेश्चंस होंगे। अब एक एग्जांपल देखते हैं, और मैं पहले ही बोल रहा हूँ ऑर्गेनिक के क्वेश्चन है तो जनरली इसमें डोनर आइटम सेम ही होगा, पर तब भी मैंने आपको एक दो एग्जांपल बता ही दिया कि अगर डोनर आइटम डिफरेंट हो तो मैं यहाँ पे वही एग्जांपल्स लूंगा जिसमें डोनर आइटम सेम होगा, बिकॉज डिफरेंट का एग्जांपल मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। आप वीडियो को जो फर्स्ट पोर्शन उसमें जाकर देख लीजिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि मेरे पास एक CH3NH2 है और दूसरा मेरे पास है एनिलीन है। ठीक है, ये वाला नाइट्रोजन है, ये वाला नाइट्रोजन है, और एक और एग्जांपल है, यहीं पे मैं साइक्लोहेक्साइल अमीन भी ले लेता हूं। ठीक है, साइक्लोहेक्साइल अमीन ये ले लेता हूं। अब इस कंपाउंड में देखा जाए, ठीक है, इस कंपाउंड में देखा जाए तो यहाँ पे ये लोकलाइज्ड है, L फॉर लोकलाइज्ड, D फॉर डीलोकलाइज्ड। ये लोन पेयर जो है डीलोकलाइज्ड है बिकॉज ये रेजोनेंस में जाएगा, और ये वाला भी क्या है, लोकलाइज्ड है। तो दो लोकलाइज्ड है, एक डीलोकलाइज्ड है, तो मैं बोल सकता हूं आंख बंद करके कि बी तो पीछे होगा। मैं बेसिक स्ट्रेंथ लिख रहा हूं, बी जो है वो सबसे पीछे होगा, क्यों, बिकॉज वो डीलोकलाइज्ड है। अब ये लोकलाइज्ड है, अब CH3 कौन सा इफेक्ट लगाएगा यहाँ पे, तो ये लगाएगा प्लस आई, और साइक्लोहेक्साइल भी कौन सा इफेक्ट लगाएगा, तो ये भी लगाएगा प्लस आई। अब ये एक कार्बन लगाएगा और ये 6 कार्बन लगाएगा, तो 6 कार्बन का प्लस आई जो होता है वो एक कार्बन से तो ज्यादा ही होगा। तो बोल सकते हैं सी में जो प्लस आई इफेक्ट है वो ज्यादा है, तो मैं ये बोल सकता हूं जो सी है वो ए से ज्यादा होगा। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं, जिसमें ज्यादा प्लस आई उसका ज्यादा बेसिक नेचर। एक और एग्जांपल लेता हूं मैं, मेरे पास बेंजाइल अमीन है, बेंजाइल इज PHCH2 और यहाँ पे एक NH2 ऐड कर दिया। बी ऑप्शन मेरे पास साइक्लोहेक्साइल अमीन में फिर से ले रहा हूं, ठीक है, एंड सी ऑप्शन मेरे पास एमाइड है। अब देखा जाए यहाँ पे तो सब में ही नाइट्रोजन है,
ये भी नाइट्रोजन है, यहाँ भी नाइट्रोजन है और यहाँ भी नाइट्रोजन है। अब ये जो नाइट्रोजन है ये लोकलाइज्ड है, बिकॉज रेजोनेंस में नहीं जा पाएगा। ये नाइट्रोजन भी लोकलाइज्ड है और ये नाइट्रोजन जो है वो डीलोकलाइज्ड है, तो मैं बोल सकता हूँ सी सबसे पीछे होगा। ठीक है, अब इन दोनों में बात करें तो बेंजीन रिंग के पास, फिनाइल रिंग के पास क्या इफेक्ट होता है, माइनस आई इफेक्ट, और इस साइक्लो अल्काइल ग्रुप के पास कौन सा इफेक्ट है, प्लस आई इफेक्ट। तो जो प्लस वाले इफेक्ट हैं वो बेसिक नेचर को इंक्रीज करते हैं और माइनस आई वाले डिक्रीज करते हैं। तो बोल सकता हूं बी ग्रेटर देन ए ग्रेटर देन सी, ये इसका आंसर होगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं, डोनेटिंग ग्रुप्स बढ़ा देते हैं। ठीक है, तीसरे एग्जाम्पल पे चलते हैं। थर्ड एग्जाम्पल मेरे पास है, अब मैं साइक्लोहेक्साइल का ही एग्जाम्पल ले रहा हूं। ए ये रहा, बी वाले में मैंने एक ऑक्सीजन लगा दिया, ठीक है, और सी वाले में यहाँ पे नाइट्रोजन लगा दिया। ये साइक्लोहेक्साइल ही बनाना, हाँ साइक्लोहेक्साइल ही बना है, और यहाँ पे एक H है। अब इन तीन कंपाउंड्स में मुझे ये देखना है कि कौन कौन सा इफेक्ट लग रहा है। अब देखो ये तीनों ही लोकलाइज्ड है, इसमें से कहीं भी रेजोनेंस नहीं हो रहा है, तीनों ही लोकलाइज्ड है, इसमें कहीं भी रेजोनेंस नहीं हो रहा है। तो अब क्या देखूंगा कि ये रिंग क्या लगाएगा, तो अभी मैं बोलते आ रहा हूँ ये प्लस आई लगाएगा। अब इस रिंग में एक ऑक्सीजन आ गया और इस ऑक्सीजन के कारण ये क्या हो जाएगा, माइनस आई, और इस रिंग में एक नाइट्रोजन आ गया, इसके कारण भी क्या हो जाएगा, ये माइनस आई। माइनस आई इफेक्ट पहचानने का एक सिंपल तरीका है कि अगर आपके ग्रुप में कोई मल्टीपल बॉन्ड हो, कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो, कोई पॉजिटिव चार्ज एटम हो, तो वो माइनस आई ग्रुप होता है। तो इन सबके पास क्या है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो माइनस आई हो गया, माइनस आई घटाता है। तो अब मैं ये बोल सकता हूं कि इन तीनों में सबसे आगे कौन होगा, तो वो ए होगा, बिकॉज ए में प्लस आई लग रहा है। अब बी और सी की बात करें तो बी और सी में तो माइनस आई इफेक्ट लग रहा है, ठीक है, बी और सी में क्या लग रहा है, माइनस आई इफेक्ट लग रहा है। लेकिन बी में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का माइनस आई ज्यादा होता है नाइट्रोजन से, बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। माइनस आई इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सो ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसका मतलब है वो नाइट्रोजन से ज्यादा माइनस आई है, ज्यादा माइनस आई है तो लेस बेसिक हो जाएगा। तो ए के बाद क्या आएगा, सी, और सी के बाद क्या आएगा, बी। एक और क्वेश्चन लेते हैं कि मेरे पास एनिलीन है, ठीक है, मेरे पास पाइरिडीन है, और तीसरा ऑप्शन है मेरे पास फिर से एमाइड है। अब यहां पे देखा जाए, यहाँ पे लोन पेयर है, यहाँ पे लोन पेयर है, और यहाँ पे लोन पेयर है। ये वाला डीलोकलाइज्ड है, ये वाला लोकलाइज्ड है, और ये वाला डीलोकलाइज्ड है। अब जिसको ये समझ में नहीं आ रहा ये लोकलाइज कैसे हुआ, तो आप रेजोनेंस का कंडीशन देख लो कि अगर साइक्लिक रिंग में किसी एटम के पास डबल बॉन्ड हो और उसके पास लोन पेयर हो तो वो लोन पेयर लोकलाइज्ड है, बिकॉज साइक्लिक रिंग आपको ये परमिशन नहीं देता है कि आप साइक्लिक रिंग के अंदर में sp हाइब्रिडाइजेशन क्रिएट करें। तो ये अलग टॉपिक है, फिलहाल मैं शॉर्टकट में मैंने बोल दिया कि साइक्लिक रिंग में एक एटम है n, उसके पास डबल बॉन्ड है, उसके पास लोन पेयर है, तो लोन पेयर लोकलाइज्ड होगा, वो नहीं कर सकता रेजोनेंस, और ये डीलोकलाइज्ड है। तो इन तीनों में कौन ज्यादा बेसिक है, तो बी ज्यादा बेसिक है। अब कोई बोलेगा ए और सी में क्या है, तो देखो ए में नाइट्रोजन ने लोन पेयर लगाया, इस रिंग ने क्या लगाया, माइनस एम इफेक्ट लगाया, और यहाँ पे इस नाइट्रोजन ने डोनेट किया, मतलब इस डबल बॉन्ड को मूव करना पड़ेगा, मतलब ये ग्रुप लगा रहा है माइनस एम इफेक्ट, और ये जो ग्रुप है सी डबल बॉन्ड ओ, उसका माइनस एम पावर बेंजीन से ज्यादा होता है, फिनाइल से ज्यादा होता है, तो मैं बोल सकता हूं इसका माइनस एम जो है वो ज्यादा है, और इसका माइनस एम जो है वो कम है। तो आप ऑर्डर खुद ही सोच सकते हो, बी के बाद कौन आएगा, ए आएगा, बिकॉज माइनस एम सबसे ज्यादा डिक्रीज करता है, ज्यादा माइनस एम लगाओगे तो ज्यादा कम होगा, तो बी के बाद ए के बाद कौन आएगा, सी आएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, अगर आ रहा है समझ में तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।
और एक एग्जांपल लेता हूं। अच्छा, इसके बाद मैं एक कंक्लूड कर सकता हूं कि एक चीज तो दिमाग में बैठा लो कि जो एमाइड्स होते हैं, एमाइड्स आर लेस बेसिक देन अमाइन्स। अमाइड्स आर लेस बेसिक देन अमाइन्स, ये चलता रहेगा। ठीक है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं कि मेरे पास एनिलीन है, ठीक है, और यहाँ एनिलीन में मैंने एक CH3 ग्रुप लगा दिया। थर्ड मेरे पास क्या है, एनिलीन में मैंने यहाँ पे एक OCH3 ग्रुप लगा दिया, पैरा पोजीशन पे लगाया। अब देखो ये वाला रिंग तो सब में ही कॉमन है, तो जब भी आपके पास कुछ इस तरीके का क्वेश्चन आए कि बेंजीन रिंग में कुछ कुछ चेंज हो रहा है, जैसे यहाँ पे ये चेंज है और यहाँ पे ये चेंज है, ठीक है, तो CH3 पैरा पोजीशन पे है। जब भी बेंजीन रिंग से अल्काइल ग्रुप अटैच्ड हो और जो कार्बन डायरेक्ट बॉन्डेड है बेंजीन रिंग से, उसके पास हाइड्रोजन होगा तो वो +H इफेक्ट लगाता है। और यहाँ ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, बेंजीन से अटैच किसी भी एटम के पास अगर लोन पेयर है तो रेजोनेंस लगाएगा, और रेजोनेंस में ये रिंग को डोनेट करेगा तो ये +M लगाएगा। तो ये दोनों ही डोनेटिंग इफेक्ट है, और डोनेटिंग इफेक्ट बेसिक नेचर बढ़ाता है। तो मैं बोल सकता हूँ इस बार A सबसे पीछे होगा, और जब A सबसे पीछे होगा तो +M और +H में कौन ज्यादा इंक्रीज करेगा, तो +M ज्यादा इंक्रीज करता बिकॉज ज्यादा पावरफुल इफेक्ट है, और उसके बाद कौन आएगा, +H। तो इस तरीके से आप बेसिक ऑर्डर को कनेक्ट कर पाओगे अगर बेंजीन वाले अगर क्वेश्चंस हुए तो एक बड़ा सा टॉपिक है। अगर आपको और क्वेश्चंस चाहिए तो मैं इसका दूसरा वीडियो लेके आऊँगा, बट उसके लिए आपको कमेंट करके बताना पड़ेगा कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। अगर थ्योरी पार्ट आपका क्लियर है तो क्वेश्चन हो जाएगा, और अगर आपको और क्वेश्चंस चाहिए तो मैं इसका एक सेकेंड पार्ट ऐड कर दूंगा बाद में, जिसमें मैं और सारे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करा दूंगा। तो हमेशा याद रखिए जब भी बेसिक स्ट्रेंथ का आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो सबसे जरूरी है डोनर एटम को पहचानना, वो कहाँ के हैं, सेम है, डिफरेंट है, डिफरेंट में डिफरेंट के हिसाब से सोचो, सेम में लोकलाइज डिलोकलाइज सोचो, और इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट सोचना पड़ेगा। तो इस वीडियो में मैं इतना ही रखता हूँ, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। अगर अगर और क्वेश्चन चाहिए और एग्जाम्पल्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।